हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो एसएलसीएम ओल्ड सिलेबस सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 23 के पेपर का जो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो भी इंपॉर्टेंट केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आए हैं, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ। ऑलरेडी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं पढ़ा चुका हूँ और आपको पता ही होगा कि जो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट नोट्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, वो सब मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो। पढ़ा होगा तो आप लिख सकते हो, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं लिख पाओगे। तो उसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। दिमाग जो लगाना होता है थोड़ा बहुत, वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में लगाना होता है। तो मैं टिपिकली पास पेपर्स में न्यूमेरिकल एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही डिस्कस करता हूं। ठीक है, चलिए। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे। वीडियो लाइक कर देना फटाफट। चलो आ जाओ। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आ जाओ 1C पे आ जाओ। ठीक है, कुछ कुछ ही आई थिंक थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आए थे और वो हमेशा से आते रहे हैं। मुझे सरप्राइज नहीं होता कि सर ये तो अलग ही आ गया, कुछ नया बताओ। हर पेपर में एक आध दो ऐसे आएंगे जो आपने पढ़े ही नहीं है, जो आपने सुने भी ना हो भी। ऐसा भी हो सकता है। तो 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना मुश्किल है। ठीक है, मोटिवेशन अपनी जगह पे है, रियलिटी अपनी जगह पे है। ठीक है, आपको पता होगा दोनों अलग अलग होता है। तो मैं रियलिटी में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। 100 मार्क्स का पेपर आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। तो आपको बेसिकली निराश नहीं होना है, पेपर पे नेगेटिव इम्पैक्ट आने नहीं देना है। कब नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है? जब आपकी एक्सपेक्टेशन ही बहुत अनरियलिस्टिक है। आप मान के गए नहीं मैं तो पूरा पेपर सॉल्व करूंगा और मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और अगर आपको दिख रहा है कि आपको 20 मार्क का पेपर आ ही नहीं रहा, तो जो आ रहा है वो भी आप लिख के नहीं आते हो। ये न हो, इसलिए रियलिटी में जीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कैसे हम 80-85 का भी अगर आंसर कर रहे हैं, स्टिल वी कैन स्कोर 50 और अबव। वो स्ट्रैटेजी बनाना मेरे ख्याल से ज्यादा रियलिस्टिक रहेगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, चलो आ जाओ। PQR Limited listed its shares on NSE. Its promoter hold 56.5% of the paid-up equity share capital as on 31st March 2022. On 10th October 2022, some of the promoters who were having convertible warrants in the company have converted their 12 lakh into equity shares. Consequent to the conversion, promoter holdings increased by 3.95%. Prakash, one of the promoters of the company, was holding 16.5% of the equity share company, and he proposed to gift 2% of the equity shares through transfer to his immediate relative Vipin. Answer the following. I think ये पास पेपर में इस टाइप का ऑलरेडी आ चुका है और मैं पास पेपर्स में पढ़ा भी चुका हूं। आई थिंक टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया है कि भाई वारंट्स कन्वर्जन होने के वजह से सारे लोगों का, सारे जो भी शेयर होल्डर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उनका होल्डिंग 3.95 से बढ़ गया। ठीक है, मतलब ऑलरेडी सारे प्रमोटर का 3.95 होल्डिंग बढ़ चुका है। ठीक है, आपको पता ही है कि हम ग्रॉस एक्विजिशंस देखते हैं क्रीपिंग एक्विजिशन के लिए। 5% ग्रॉस अगर आपका शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है, प्रमोटर्स का होल्डिंग बढ़ रहा है, तो वो ट्रिगर में आ जाता है। ठीक है, उसको क्रीपिंग एक्विजिशन मानेंगे। ठीक है, तो 3.95 तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। और फिर प्रकाश जो वन ऑफ द प्रमोटर है, उसने शेयर्स अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट किया है। अभी आपने पढ़ा हुआ है कहां पे? एग्जम्पशन में। ठीक है, एग्जम्पशन वाले में पढ़ा हुआ है, पर वो एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन तो बाद में हम क्लेम करेंगे ना, पहले हम ट्रिगर में आते हैं कि नहीं, हम क्रीपिंग में आते हैं कि नहीं, पहले तो वो देखना होगा ना। हम तो बाद में क्लेम करेंगे। ठीक है, अगर हम ट्रिगर में नहीं आते हैं तो एग्जम्पशन क्यों क्लेम करेंगे? ट्रिगर हिट हो रहा है, हम ओपन ऑफर के लिए लायबल हो रहे हैं, फिर हम देखते हैं ना कि हम एग्जम्पशन में आ रहे हैं कि नहीं, हम लें या नहीं, और कंडीशन सारे फुलफिल हो भी रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट जो बच्चे नहीं देख पा रहे होते हैं वो ये है कि जब आप ये लाइन पढ़ोगे कि प्रकाश जो वन ऑफ द प्रमोटर है वो 2% गिफ्ट कर रहा है, तो आपको लगेगा गिफ्ट करने से तो कम होगा ना शेयर होल्डिंग, बढ़ेगा कैसे? ये काफी बच्चों को ख्याल में नहीं आता कि वो गिफ्ट कर रहा है तो उसका 2% होल्डिंग रिड्यूस होगा। पर आपको ये नहीं पता कि प्रमोटर के जो इमीडिएट रिलेटिव हैं वो भी तो प्रमोटर ग्रुप का ही पार्ट होते हैं ना।
आ रहा है कुछ समझ में? तो कुछ प्रमोटर्स का 3.95 से बढ़ रहा है और जो इमीडिएट रिलेटिव हैं उनकी इंडिविजुअली होल्डिंग 2% से बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? कहीं से माइनस हो रही है तो कहीं प्लस भी होगी ना। तो ग्रॉस एक्विजिशन आपको देखना है कि कुछ प्रमोटर्स का 3.95 बढ़ रहा है और फिर वहां पे इमीडिएट जो रिलेटिव्स हैं जिनको गिफ्ट दिया गया है वो 2% रिसीव कर रहे हैं, तो ये भी ग्रॉस एक्विजिशन में काउंट होगा क्योंकि इमीडिएट रिलेटिव्स ऑफ प्रमोटर ऑल्सो आर पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप। तो आपको रिसीवर पकड़ना है कि रिसीवर इमीडिएट रिलेटिव है और वो भी प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है, तो उनका ग्रॉस एक्विजिशन 2% काउंट हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो इसीलिए हम दोनों को ऐड करते हैं। 3.95 कन्वर्जन की वजह से बढ़ रहा है एंड 2% गिफ्ट की वजह से बढ़ रहा है, तो ग्रॉस एक्विजिशन 5 से ज्यादा हो रहा है, 5.95 विच इज मोर देन 5, तो ये क्रीपिंग एक्विजिशन काउंट हो जाएगा। अब क्योंकि आप क्रीपिंग एक्विजिशन में आ रहे हो, आप पे ओपन ऑफर का ऑब्लिगेशन आ जाएगा। आप ऑलरेडी 25% से ज्यादा होल्ड कर रहे हो, ऊपर लिखा हुआ है 56.5 आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो और आपने एक ही साल में 5 से ज्यादा ले लिया, तो आपका ओपन ऑफर के लिए आप क्रीपिंग एक्विजिशन में आप आ गए। अब क्योंकि आप आ गए, आने के बाद अब आप एग्जम्पशन में हो कि नहीं, क्लेम करें नहीं करें, वो समझ रहे हो, आने के बाद होता है। तो फिर हम देखेंगे कि नहीं भाई ये तो इमीडिएट रिलेटिव में, प्रमोटर ग्रुप में इमीडिएट रिलेटिव में ट्रांसफर हुआ है, तो वो ट्रांसफर काउंट नहीं होता, वो एग्जम्प्ट होता है। तो फिर अगर वो एग्जम्पशन आप क्लेम कर लो, कंडीशंस फुलफिल करके एग्जम्पशन क्लेम कर लो और उसके बाद आपका ग्रॉस एक्विजिशन कितना बचेगा, 3.95 विच इज लेस देन 5, तो फिर आप एग्जम्प्ट हो जाओगे ओपन ऑफर से। ओपन ऑफर से आप एग्जम्प्ट हो जाओगे। क्रीपिंग एक्विजिशन से वो नहीं होता है। क्रीपिंग एक्विजिशन है तो है, क्रीपिंग एक्विजिशन से फर्क क्या पड़ता है कि आपको ओपन ऑफर देना पड़ता है, फिर ओपन ऑफर एक्चुअली देना है कि नहीं, वहां पे आपको चेक करना होता है कि वेदर यू आर कवर्ड इन द एग्जम्पशन और नॉट। ठीक है, तो क्या सवाल पूछे हैं, वेदर द प्रपोज्ड ट्रांसफर ट्रिगर एन ऑब्लिगेशन अपॉन विपिन फॉर ओपन ऑफर। अब आपको यह भी पता है कि ये जो ग्रॉस एक्विजिशन हम देखते हैं ये क्यूमुलेटिव लेवल पे भी देखते हैं और ये इंडिविजुअल लेवल पे भी देखते हैं। किसी इंडिविजुअल प्रमोटर का ट्रिगर हिट हो रहा है तो उसको भी ओपन ऑफर देना पड़ता है। ठीक है, तो यहां स्पेसिफिकली विपिन के लिए पूछा है, ठीक है, कि विपिन को वो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो विपिन का क्या हो रहा है, विपिन के एंगल से आप सोचो कि विपिन के लिए क्या हो रहा है। विपिन के 2% गिफ्ट मिल रहा है, तो उसको ओपन ऑफर देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, बोलो। अब इंस्टीट्यूट ने भी कोई ऐसा क्लियर आंसर थोड़ा सा मेरे हिसाब से इलॉबरेट करके नहीं दिया है जितना देना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से नो आंसर आना चाहिए क्योंकि विपिन को सिर्फ 2% मिल रहा है और इंडिविजुअल लेवल पे ट्रिगर हिट नहीं हो रहा है, तो उसको इंडिविजुअल लेवल पे ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर है वुड द ट्रांजैक्शन बी कवर्ड अंडर क्रीपिंग एक्विजिशन, तो ये आंसर यस आएगा। एज अ प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप अगर आप देखोगे तो आपका होल्डिंग जो है वो 5% से ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप क्रीपिंग एक्विजिशन में आओगे, दिस विल बी काउंटेड एज अ क्रीपिंग एक्विजिशन। ठीक है, और फिर है वुड द प्रमोटर्स बी परमिटेड टू अवेल एनी एग्जम्पशन अंडर द रेगुलेशन, तो अगर आप कंडीशन फुलफिल करते हो तो यस, ये जो क्रीपिंग एक्विजिशन आप पे अप्लाई हो जा रहा है जिसके वजह से आपको मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ता है 26% मिनिमम और 75 क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो सब आपको पता है, मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो उतना आपको मिनिमम ओपन ऑफर देना होता है। तो एग्जम्पशन यस अवेल कर सकते हैं, बट एग्जम्पशन इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू कंडीशंस। तो यहां पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा इफ कंपनी सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस, यस इट कैन अवेल द एग्जम्पशन, क्योंकि इमीडिएट रिलेटिव में अगर प्रमोटर ग्रुप मतलब इमीडिएट रिलेटिव में अगर ट्रांसफर होता है तो दैट क्वालिफाइज फॉर एग्जम्पशन। ठीक है, तो यस दे कैन क्लेम सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंडीशंस ऑफ एग्जम्पशन। क्लियर है क्या? तो आइए देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है, ऊपर ऊपर से मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, तो इन्होंने देखो 1 और 2 का आंसर क्लब कर दिया है। पहले बेसिक प्रोविजन दी है, ठीक है, बेसिक ट्रिगर वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दो।
तो एक क्रीपिंग एक्विजिशन का ही दिया है कि अगर आप 25 और मोर होल्ड कर रहे हो बट लेस देन 75%, ठीक है, तो आप एक साल में 5% से ज्यादा अगर लेते हो तो ओपन ऑफर आपको देना पड़ेगा, तभी आप एक्वायर कर पाओगे 5 से ज्यादा, ठीक है। ये पूरा बेसिक प्रोविजन आपको दे दिया है। फिर क्लब करके देखो दिया है कि कन्वर्जन के वजह से 3.95 बढ़ रहा है और फर्दर ट्रांसफर हो रहा है गिफ्ट से, जिसमें 2% ऑफ द कैपिटल इन्वॉल्व है टू इमीडिएट रिलेटिव इन द सेम फाइनेंशियल ईयर वुड इंक्रीज द ग्रॉस एक्विजिशन बाय द प्रमोटर ग्रुप, ठीक है। प्रमोटर ग्रुप को यहां पे एक्वायरर माना जा रहा है, तो उनको ओपन ऑफर देना पड़ेगा एज अ ग्रुप ओपन ऑफर देना पड़ेगा। विपिन को अलग से मुझे नहीं लगता, इंडिविजुअल लेवल पे ओपन ऑफर देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे ट्रिगर हिट नहीं हो रहा है, ग्रुप लेवल पे हो रहा है। पूरे प्रमोटर ग्रुप को आप एक्वायरर मान के उनको ओपन ऑफर देने के लिए कह सकते हो, ठीक है। तो वो दिया है कि ग्रॉस एक्विजिशन 5 से ज्यादा हो रहा है, देयरफॉर द रिक्वायरमेंट टू मेक एन ओपन ऑफर इज ट्रिगर्ड इन द गिवन केस अनलेस promoter fulfills the conditions of exemption under regulation 10. In other words, transactions including proposed transfer would be considered for the purpose of creeping acquisition limit of 5%, ठीक है। यहां देखो विपिन के लिए स्पेसिफिकली नहीं दिया है, क्या लिखा है, therefore the requirement to make an open offer is triggered in the given case unless promoters fulfill the condition of exemption under this. विपिन वर्ड क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये लाइन ओवरऑल है या विपिन के लिए है, ये थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ने भी क्लियरली इसको आंसर नहीं किया है, ठीक है। तो ग्रुप को एक्वायरर मान के आप कह सकते हो कि ग्रॉस एक्विजिशंस आर एक्सीडिंग 5%, तो आप क्रीपिंग एक्विजिशन में आते हो एंड प्राइमा फेसी आप पे मैंडेटरी ओपन ऑफर अप्लाई हो जाता है सब्जेक्ट टू द अवेलेबल एग्जम्पशंस, ठीक है। तो नीचे इसलिए लिखा है कि यस ये क्रीपिंग एक्विजिशन काउंट होगा, 5% में ये सब काउंट होगा। और फिर है कि एग्जम्पशन अवेलेबल है क्या, तो यस इमीडिएट रिलेटिव को अगर प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप ट्रांसफर करता है दैट क्वालिफाइज फॉर एग्जम्पशन सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, ठीक है। तो दिया है इंटरस्टेट ट्रांसफर, आपने पढ़ा होगा रेगुलेशन 10 में, इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अमंग द क्वालिफाइंग इमीडिएट रिलेटिव्स और अमंग द पर्संस नेम्ड एज प्रमोटर्स, यही है कंडीशंस, सब्जेक्ट टू कंडीशंस लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। तो दिया भी हुआ है कि भाई वो 3 साल से आपके इमीडिएट रिलेटिव में एज अ शेयरहोल्डिंग पैटर्न में एज अ आना चाहिए, ठीक है। तो यस आपको यस लिखना है, ट्रांसफर वुड क्वालिफाई, ठीक है, ट्रांसफर वुड क्वालिफाई एज अ इंटरस्टेट ट्रांसफर अमंग द रिलेटिव्स अंडर रेगुलेशन 10, तो आप वो क्लेम कर सकते हो सब्जेक्ट टू कंडीशंस। क्लियर है क्या? तो ऐसे 3 सब क्वेश्चंस इसमें दिए हैं। ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिकी ही रहेगा, ठीक है, ये हमेशा ट्रिकी ही रहेगा, सीधा लगता है पर सीधा होता नहीं है, और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डामाडोल लगेगा, ठीक है, ये टॉपिक ही ऐसा है, समझ में नहीं आता कि क्या लिखें, थोड़ा ये होता है इसमें, ये इशू है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन, फिर ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी नहीं है, विल फोकस ऑन ओनली केस स्टडीज। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ये भी देखो, अब बोलने के लिए भी केस स्टडी टाइप है, पर एक अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट ही टू द पॉइंट एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो फटाफट ऊपर से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये CIMC CIS के ऊपर है, CIS रेगुलेशंस पे है। कैन कलेक्टिव, इसलिए मैं आपको पहले भी ये पास पेपर्स में बता चुका हूं कि जब आप पढ़ते हो छोटे छोटे पॉइंट पे हमको लगता है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, इस पे नहीं आ सकता, क्वेश्चन तो 5 मार्क का आता है, क्वेश्चन तो 4 मार्क का आता है, क्वेश्चन तो 3 मार्क का आता है, ये चिंदी से पॉइंट पे कैसे क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे आते हैं। मैं ऑलरेडी पास में भी बता चुका हूं कि केस स्टडी फॉर्मेट बना के बढ़िया एक छोटे छोटे पॉइंट को क्लब करके एक क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको बारीकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, बारीक जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको पंच वर्ड, छोटे छोटे क्वालिटेटिव पॉइंट्स जो होते हैं उसको इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो लिखा है, कैन अ CIS प्रोवाइड गारंटीड रिटर्न्स, तो साफ साफ मना किया हुआ है कि आप गारंटी नहीं दे सकते, अश्योरेंस
अश्योर्ड रिटर्न्स या गारंटी रिटर्न्स नहीं दे सकते, आप सिर्फ इंडिकेट कर सकते हो, इंडिकेटिव रिटर्न्स आप दे सकते हो। उसमें भी आपको एजेंसी जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, अप्रेजिंग एजेंसी से अप्रेज करा के जो वो रिपोर्ट देती है उसके हिसाब से आप इंडिकेटिव रिटर्न्स दे सकते हो। अपने मन के हिसाब से, अपने हिसाब से बिना किसी प्रॉपर रिपोर्ट के आप इंडिकेटिव रिटर्न भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो सिंपल आंसर है नो, नहीं दे सकते। साफ साफ मतलब प्रोहिबिटेड है, दे क्या नहीं सकते, साफ साफ मना किया गया है कि आप मत दो, ठीक है। फिर है ऑफर पीरियड क्या होता है, ठीक है, तो वो आता है नॉट मोर देन 15 डेज। एक्सटेंशन का आप लोग को लिखना है, लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। 15 डेज, नॉट मोर देन 15 डेज तक आप ऑफर ओपन रख सकते हो। फिर व्हाट इज द पीरियड फॉर इशू ऑफ यूनिट सर्टिफिकेट्स बाय CIMC, ठीक है, तो इसमें रेफरेंस आया होगा कि अब ये बंद हो गया है, सर्टिफिकेट्स, फिजिकल सर्टिफिकेट्स बंद हो गया है, अब आपको डीमैट देना पड़ता है। आई थिंक 7 वर्किंग डेज में शायद देना पड़ता है, 7 या 5 है, देख लेते हैं। फाइव, ये आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। सर हमको याद नहीं रहता, किसी को नहीं रहता। आपको क्या लगता है हमको याद हो जाता है या किसी और को याद हो जाता है? नहीं भाई, इतने जगह पे नंबर ऑफ वर्किंग डेज है, जब तक आप उसको सेपरेटली लिस्ट नहीं बनाओगे और उसको 10 बार जब तक पढ़ते नहीं हो ना, तब तक कॉन्फिडेंटली याद नहीं आता। चने के झाड़ पे मैं चढ़ाऊंगा नहीं, हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो मोटिवेशन मिसलीडिंग होता है काफी बार, ठीक है। तो आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, हर चैप्टर में अलग से देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ टाइम लिमिट्स हैं, कहाँ कितनी है, एक अलग से उसका एक अलग हैंड रिटन आपको बनाना पड़ेगा। ये मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी, ये सब टीचर आपको करके नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है। पढ़ते पढ़ते, रिविजन करते करते ये अलग से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 डेज के अंदर डीमैट फॉर्म में आपको यूनिट्स इशू करने होते हैं। फिर है पेनल इंटरेस्ट कितना है, तो ये आपको पता ही है 15% हर जगह सेम ही होता है। अब इसमें भी आपको कंपैरेटिवली याद रखना पड़ेगा कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, ये पॉइंट ICDR में भी आता है और ये और भी बहुत ज़्यादा जगह पे आता है, तो वो नंबर ऑफ डेज थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। तो अगर आप ICDR पढ़ोगे तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो 4 डेज में आपको वो रिफंड करना होता है, नहीं तो इंटरेस्ट चालू हो जाता है 15% पर एनम। भगवान की दया है कि हर जगह 15% ही होता है, तो वहां आप गलत नहीं कर पाओगे। 15% पर एनम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है फॉर डिलेड रिफंड। पर यहां पे डेज आई थिंक अलग है, यहां 5 डेज है। इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होगा? 5 डेज, 5 वर्किंग डेज, ठीक है, ये अलग है। ICDR में 5 डेज नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये पढ़ते पढ़ते ही ऐसा कंपैरेटिव कहाँ क्या है, इवन मैंने आपको बताया भी था न्यूमेरिकल्स में कि एस्क्रो अकाउंट प्रोविजंस भी अलग अलग हैं। कंपैरेटिव शीट मैंने दी हुई है, आप वो पढ़ सकते हो। ऐसे आपको बनानी पड़ेंगी, जहां जहां आपका दिमाग चल रहा है आप कंपैरेटिव लिमिट्स, कंपैरेटिव डेज थोड़ा सा बनाओ, अलग से पढ़ो, तो आपको एग्जाम में रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे पॉइंट्स को मर्ज करके एक ही क्वेश्चन में पूछा गया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही। आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी आई थिंक रिपीट है, पास्ट में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, काफी बार आ चुका है। क्या टॉपिक पे आपको जज किया जा रहा है वो ध्यान दो कि ऑनरेबल जस्टिस जेड, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, attained the age of 64 years on 31st December 2022. Central government has appointed him as a presiding officer of SAT with effect from 1st January 2023. ठीक है, बताओ सेबी एक्ट के हिसाब से द टर्म फॉर विच ही मे बी अपॉइंटेड एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सैट, ठीक है, 5 years सिंगल टर्म एंड कैन बी रीअपॉइंटेड फॉर 1 more term of up to 5 years subject to a maximum age of 70 years, 70 years तक ही आप ऑफिस सर्व कर सकते हो, ठीक है। सिंपल प्लेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई जेड और इसका कुछ भी नहीं है, आपको लॉ पूछा है डायरेक्टली, ठीक है। ये सब मतलब समझ रहे हो ना, ये दिखावे की केस स्टडीज हैं, क्वेश्चन एक्चुअली थ्योरी ही है, बस ऊपर कुछ तो रेफरेंस दे दिया जाता है जिसका कोई यहां एप्लीकेशन नहीं है। आपने ऊपर का डेटा कुछ यूज किया क्या? नहीं किया, आपको थ्योरी लिखना है, ठीक है। तो
ये केस स्टडीज में मैं क्वालिफाई नहीं करता इसको। फिर है वेदर, अब ये केस स्टडी है सेकेंड पार्ट, वेदर ही, अब यहां डेटा यूज करना है, वेदर ही कैन बी रीअपॉइंटेड एज सच एंड रिमेन्स एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सेट। अब यहां डेटा यूज करना है। तो ये केस स्टडी है कि ऊपर लिखा हुआ है उसका एज 64 है और 70 ईयर्स से ज्यादा आप एज के हो गए तो आप ऑफिस सर्व नहीं कर सकते। तो पहला टर्म तो आप कंप्लीट कर लोगे, 64 में आप अपॉइंट हो रहे हो, फर्स्ट टर्म आपका कंप्लीट होगा, आप 69 ईयर्स के हो जाएंगे। अब एक और टर्म पूरी 5 ईयर्स की आप सर्व नहीं कर पाओगे, आप रीअपॉइंट हो सकते हो लेकिन 1 साल के लिए, या टिल यू अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स, क्योंकि दिया नहीं है ना उसका बर्थ डेट कब है, कब कितने साल का हो रहा है, वो दिया नहीं है, तो आप एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते, बट आप ऐसा लिख सकते हो यस वो रीअपॉइंट हो सकते हैं टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 70 एज तक वो ऑफिस सर्व कर सकते हैं, उसके बाद उनको वैकेट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो पूरा 5 ईयर्स का जो टर्म है रीअपॉइंटमेंट का वो सर्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो रीअपॉइंट किए जा सकते हैं जितना भी उनका रिमेनिंग टेन्योर है अप टू द एज ऑफ 70। तो इस टाइप का पहले आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है लेक्चर बायस को, बढ़िया क्वेश्चन है। एसबीबी एसई रेगुलेशंस में भी ऐसे छोटे छोटे बहुत पॉइंट्स हैं। जैसे आप इंप्लीमेंटेशन थ्रू अ ट्रस्ट पढ़ते हो, 15-16 पॉइंट्स हैं, तो आपको लगता है पूरे पे कहाँ आएगा, पर उसके अंदर के छोटे पॉइंट्स पे मिला के केस स्टडी में इस टाइप से 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो आपको हर पॉइंट को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ बारीकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वर्डिंग्स लिमिट्स बहुत आपको एक्यूरेटली पता होना ज़रूरी है। ठीक है, समृद्धि एंटरप्राइजेस लिमिटेड एस्टैब्लिश अ ट्रस्ट होल्ड्स सम शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑब्टेन्ड बाय इट फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ एसबीएसई scheme in the company. Answer the following in light of SBBSE regulations 2021. In what manner the shares held by trust will be disclosed to the stock exchange? मतलब कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में ट्रस्ट के शेयर्स दिखाए जाते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि वो न पब्लिक कैटेगरी में आता है न ही प्रमोटर कैटेगरी में आता है। नॉन पब्लिक नॉन प्रमोटर एक अलग ही थर्ड कैटेगरी इसके क्लासिफिकेशंस के लिए बनाई जाती है। ठीक है, ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने। तो नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक, ठीक है, ये कैटेगरी में उसको शेयर होल्डिंग पैटर्न में डिस्क्लोज किया जाएगा टू द स्टॉक एक्सचेंज बाय द लिस्टेड एंटिटी। फिर कैन शेयर्स हेल्ड बाय ट्रस्ट बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक होल्डिंग? कौन सी पब्लिक होल्डिंग? जो मिनिमम पब्लिक होल्डिंग आप सिक्रा में पढ़ते हो 25%, उसमें इसको काउंट करेंगे कि नहीं? तो स्पेसिफिकली मना किया है नो। और ऊपर दिख ही रहा है ना, नॉन प्रमोटर नॉन पब्लिक, मतलब पब्लिक में भी नहीं काउंट होगी, और स्पेसिफिकली फिर मना किया हुआ है कि 25% जो मिनिमम पब्लिक होल्डिंग आपको सर्व करनी है एज पर सिक्रा एक्ट एंड रूल्स, उसमें ये काउंट नहीं होगी। स्पेसिफिकली प्रोहिबिट किया है उसको उसमें ऐड करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये मेरे हिसाब से अच्छा इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट प्लेन क्वेश्चन था, और 4 में से 3 मार्क तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें से 2 पॉइंट इजी हैं, लेकिन 2 पॉइंट अच्छे खासे भारी क्वेश्चन पूछ लिए हैं, मतलब वो मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, मैं टीचर्स का नाम नहीं लूंगा, सब लोग बोलेंगे हाँ हमको सब आता है, हमको सब याद है, मैं थोड़ा सा झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मुझे भी आते थे, पर नीचे के 2 पॉइंट्स याद नहीं रह सकते। ठीक है, काफी अंदर के कुछ ज्यादा ही पूछ लिया। तो क्या है, डिबेंचर ट्रस्टी पे बेसिकली क्वेश्चन है, कैन ए डिबेंचर ट्रस्टी एक्ट फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ एन एसोसिएट? एसोसिएट का इशू है तो क्या उसमें आप एज अ डिबेंचर ट्रस्टी खुद काम कर सकते हो? तो ये तो स्पेसिफिकली मना किया गया। ठीक है, नो। अगर आपके एसोसिएट का डिबेंचर का इशू है तो उसमें आप खुद डिबेंचर ट्रस्टी का काम नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ही बेसिक पॉइंट है। फिर है, इज द अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी कंपल्सरी? अब ये डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा है, मतलब डिपेंड करता है ना आप कौन हो, लिस्टेड कंपनी हो, आईपीओ है, क्या है, कुछ दिया ही नहीं है, रैंडम बस बिना इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन दिया हुआ है। इसलिए आपको जहां जहां इसके बारे में डिटेल्स आती हैं वो सब आपको रेफरेंसेस देने पड़ेंगे। अब इसमें ऐतिहासिक कंपनीज एक्ट का रेफरेंस आता है, सेक्शन जो डिबेंचर्स का पूरा आता है, सब रेगुलेशन किसी को याद नहीं रहता।
तो 71 में लिखा हुआ है, और आपने CMA सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा, वहां पे भी आता है कि 500 से ज्यादा मेंबर्स या पब्लिक के पर्सन्स को अगर आप इनवाइट कर रहे हो तो आपको ट्रस्टी अपॉइंट करना मैंडेटरी हो जाता है। ये कंपनीज एक्ट का 500 का नंबर आपने पढ़ा होगा। फिर अगर आप लिस्टेड एंटिटी हो, IPO कर रहे हो, डिबेंचर का इशू ला रहे हो, तो वहां तो साफ साफ लिखा ही है कि आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना मैंडेटरी है। वहां कोई भी नंबर नहीं है, वहां डायरेक्टली मैंडेटरी ही है। तो इसका मैं प्लेन आंसर कहूं तो यस, एज पर द NCS रेगुलेशन, जो नए रेगुलेशन है NCS, उसमें ये कवर होगा। उसमें भी दिया नहीं है कि डिबेंचर कौन से हैं, कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है, अलग अलग होते हैं भाई। कन्वर्टेबल डिबेंचर ICDR में आते हैं, नॉन कन्वर्टेबल NCS में आते हैं। अनलिस्टेड कंपनी है तो फिर कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखा जाएगा। तो क्या दिया है, किसके लिए पूछा है, दिया नहीं है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने सारे रेगुलेशंस दे दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही पहली बार ऐसा कुछ आ गया है कि कैन द डिबेंचर इशू बी ट्रांसफर्ड, मतलब प्रॉपर क्वेश्चन ड्राफ्ट नहीं किया गया है कि डिबेंचर ट्रस्टी अपना इशू, जो असाइनमेंट है, ये जो काम है, वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं। प्लेन पढ़ोगे तो मेरे को भी समझने में टाइम लग गया कि ये क्या पूछा है, कैन अ डिबेंचर इशू बी ट्रांसफर्ड, ये कैसे होगा, कंपनी अपना डिबेंचर इशू ट्रांसफर कैसे करेगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये ट्रस्टी का क्वेश्चन है, ऊपर कुछ लिखा नहीं है पर दिख रहा है ना कि सब ट्रस्टी के बारे में है। तो ये ट्रस्टी के एंगल से पूछा है कि ट्रस्टी ने अगर कोई इशू ले लिया है एज अ ट्रस्टी और उसने एज अ ट्रस्टी अपॉइंट हो चुका है, तो क्या वो इशू अब किसी और को एज अ डिबेंचर ट्रस्टी हैंडल करने के लिए दे सकता है। तो यस, वो दे सकता है, प्रोवाइडेड सामने वाला भी रजिस्टर्ड डिबेंचर ट्रस्टी होना चाहिए, तो वो ट्रांसफर कर सकता है और कंपनी भी उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। इफ सो व्हेन कैन अ डिबेंचर ट्रस्टी रिलिंग्विश हिज असाइनमेंट्स, ठीक है, तो आप कर सकते हो, मतलब प्रोवाइडेड कि वो अदर पर्सन जो है वो भी डिबेंचर ट्रस्टी होना चाहिए, रजिस्टर्ड विद सेबी। ठीक है, तो यस, असाइनमेंट पॉसिबल है, ट्रांसफर कर सकते हैं, अलाउड है। अब ध्यान दो, इज देयर एनी रजिस्ट्रेशन फी। अब बताओ मुझे, रजिस्ट्रेशन फी आप कैसे याद रखोगे, पॉसिबल ही नहीं है। इतने सारे अलग अलग इंटरमीडियरीज हैं आपको, और इतने अलग अलग म्यूचुअल फंड्स, फिर CIS, फिर AIF, फिर ये फिर वो, सबके रजिस्ट्रेशन फी होते हैं। पढ़ोगे तो सबके पढ़ोगे ना, आपको थोड़ी पता है किसकी रजिस्ट्रेशन फी पूछने वाले हैं, आपको थोड़ी पता है भाई, इंस्टीट्यूट ने पहले ही बता के रखा है इसका पूछने वाले हैं तो आप रट के जाओ। अरे पर इतने सारे रजिस्ट्रेशन फीस हैं, आप कैसे याद करके जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। ये मतलब मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रजिस्ट्रेशन फी पूछेंगे, तो ये थोड़ा रटने वाला एलिमेंट है इसमें। आई डोंट नो क्या टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं बता ही नहीं रहा, वो पढ़ लेना, दिया ही हुआ है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि आप पढ़ पाओगे या ये आप कवर कर पाओगे। ठीक है, पहले 5 साल के लिए 20 लाख रुपए, फिर कंटिन्यूइंग फीस है हर 3 साल के लिए। ठीक है, फॉर एवरी 3 ईयर्स, इनिशियल पीरियड 5 ईयर्स है, अलग से है 20 लाख रुपए, फिर हर 3 ईयर्स का 9 लाख रुपीज एज अ कंटिन्यूअल फी फॉर 3 ईयर्स आपको भरना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2 इजी हैं, 2 काफी टफ हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है, पास्ट में इस टाइप के 1-2 बार आ चुके हैं। ठीक है, कि बताओ पब्लिक इशू या IPO करने के लिए ये एलिजिबल हैं कि नहीं है। ठीक है, आ चुके हैं पहले इस बार, तो साफ साफ दिया है, जेन प्रमोटर इज कैटेगराइज एज अ विलफुल डिफॉल्टर बाय RBI, और उनको पैसा चाहिए फंड्स एक्सपांशन के लिए, बिजनेस एक्सपांशन है इसके लिए। तो विलफुल डिफॉल्टर अगर आपका प्रमोटर क्लासिफाई हो चुका है तो बहुत ही ईजी है, साफ साफ आपने पढ़ा है कि इशुअर, प्रमोटर, डायरेक्टर कोई भी अगर विलफुल डिफॉल्टर है तो कंपनी IPO नहीं ला सकती। ठीक है, तो आएगा नो, एलिजिबल नहीं है। फिर है सिन्हा इज वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ VG गारमेंट्स लिमिटेड अगेंस्ट whom warrant for arrest in relation to a scheduled offense has been issued by a court। यहां से भी पकड़ में नहीं आएगा, आगे की लाइन से पकड़ में आएगा। क्या, सिन्हा लेफ्ट इंडिया टू कीप ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंडिया। ये लाइन से आपको समझ में आता है, अच्छा ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के बारे में है। ठीक है, तो ये FEO के बारे में है, आप भाग चुके हो, आपके खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, वारंट आ चुका है, इसी को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कहते हैं।
तो ये फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है आपका डायरेक्टर, तो आप आईपीओ नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मतलब 4 में से 3 या 4 में से 4, ठीक है, इस लेवल का ये क्वेश्चन था। पहले भी मैं बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं क्योंकि आपका एग्जाम है, सब में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। एक तो आप पूरा पेपर सॉल्व कर नहीं पाओगे, ठीक है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक, पूरा पेपर सॉल्व होता नहीं, जितना सॉल्व होता उसमें भी सब में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, इसीलिए तो 40 के नीचे आप, काफी बच्चे 40 के नीचे ही जाते हैं ना। तो कुछ क्वेश्चंस जो इजी आते हैं, जैसे ये कुछ तो इजी आते हैं, मैं इसलिए बार बार आपको अलग से बता रहा हूं कि ये इजी है भाई, इसमें 4 में से 2 नहीं लेना है, सब में से 4 में से 2 ही लोगे तो 30-35 के आसपास ही रह जाओगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको रखने पड़ेंगे जिसमें 4 में से 3, 4 में से 3.5 इस लेवल के मार्किंग्स आपको मिले, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट बी काफी इजी होता है, पार्ट ए में भी कुछ कुछ इस तरह के इजी क्वेश्चन आते हैं जिसमें 4 में से 3 आप ला सकते हो। यही एक्स्ट्रा एक मार्क जो आप ले रहे हो, यही आपकी मार्किंग 40 to 50 या उसके ऊपर आपको पहुंचाती है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और उसको बहुत अच्छे से टाइम थोड़ा सा दे के अच्छे से लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। RRR Limited is a listed company. It is not satisfied. It has not satisfied the requirements of the listing agreement with the stock exchange. The stock exchange decided for compulsory delisting of the securities from the trading platform. In light of the following, the regulations, delisting regulations, answer the following. Number 1, whether stock exchange can initiate the compulsory delisting of company. बोलो, तो प्राइमा फेसी पढ़ के तो लग रहा है कि आपने रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं किया है, तो यस, नॉन कॉम्प्लायंस आपने किया है, यू हैव नॉट कॉम्प्लाइड विद द लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, और आपको वो लिखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट टू कि ये सिक्रा एक्ट एंड रूल्स में कवर्ड है डीलिस्टिंग में। ठीक है, वो आपको रेफरेंस देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या नॉन कॉम्प्लायंस है वो दिया ही नहीं है। ठीक है, वेग ऐसे कॉमन में दिया हुआ है, तो आपको बस वहां लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट टू कि ये जो कॉज है नॉन कॉम्प्लायंस का, ये सिक्रा एक्ट एंड रूल्स में कवर्ड है, तो यस, वो इनिशिएट कर सकता है कंपल्सरी डीलिस्टिंग फॉर नॉन कॉम्प्लायंस। फिर है ये, अब यहां से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि पैनल जो बनता है कंसिडर करने के लिए उसमें कौन कौन आएगा, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के लोग, फिर तुम्हारा स्टॉक एक्सचेंज का जो भी ईडी या सेक्रेटरी है, फिर 5 लोग होते हैं बेसिकली, आपको याद होगा 2 पर्सन्स। ठीक है, 5 लोग होते हैं। ठीक है, 5 लोग होते हैं, 2 डायरेक्टर्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, 1 of them shall be public representative, 1 representative of investor association recognized by SEBI, 1 of MCA या ROC, ठीक है, और 1 इनमें से ईडी या सेक्रेटरी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, तो 2, 1, 1, 1 यानी 5 टोटल पैनल मेंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर है व्हाट इज द टाइमलाइन स्टिपुलेटेड बाय स्टॉक एक्सचेंज टू मेक द रिप्रेजेंटेशन बाय द कंपनी। ठीक है, तो ये आता है 15 डेज फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट, जो पब्लिक नोटिस आपको एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है, वहां से 15 डेज आप देते हो फॉर द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जिसको कोई भी प्रॉब्लम है तो 15 डेज के अंदर वो इंटीमेट कर सकता है, तो 15 डेज टाइम लिमिट होती है। इन केस ऑफ कंपल्सरी डील स्टेट कंपनी, whether the promoter of the company can act as an intermediary in the security market, तो ये भी स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है कि प्रमोटर, डायरेक्टर जो भी लोग होते हैं वो एज अ इंटरमीडियरी काम नहीं कर सकते। आई थिंक 10 ईयर्स होगा, या तो 5 या 10 है, 10 ईयर्स होगा, 10 ईयर्स तक आप एज अ इंटरमीडियरी काम नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली मना किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं, छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं हम ध्यान नहीं देते या भूल जाते हैं, उसको जब तक आप अलग से थोड़ा सा 2-3 बार एक्स्ट्रा बार न पढ़ोगे आपको याद ही नहीं आएगा, फिर आपको वेग याद आएगा, फिर आप वेग आंसर लिख के आओगे, फिर आपको मार्क्स वैसे नहीं मिलेंगे। एक्यूरेटली याद रखने के लिए आपको अलग से उसको हाईलाइट करके 2, 3, 4 जितना ज़्यादा टाइम मिले उतने ज़्यादा बार पढ़ के उसको
एक्यूरेटली याद रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पूरा कंपल्सरी डीलिस्टिंग पे सेपरेट क्वेश्चन था, केस स्टडी था। आगे बढ़ते हैं। ये भी देखो एक इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का पहले भी आ चुका है। ट्रस्टी पे क्वेश्चन है, विथ स्टेट विद रीजंस whether the following persons can be appointed as a trustee। सेम है SBEB रेगुलेशन, काफी इजी है, ये इजी है, आ चुका है इस टाइप का। एक्सेलेंट कंसल्टेंट्स लिमिटेड इज होल्डिंग 9% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये आपको सबको याद आएगा। 10% और मोर अगर आप होल्ड करते हो तो मना किया हुआ है कि अगर आप ट्रस्टी बनना चाहते हो और आप ऑलरेडी 10 और मोर शेयर होल्डिंग रख रहे हो तो आप अपॉइंट नहीं किए जा सकते। यहाँ पे 9% ही होल्ड किया जा रहा है, विच इज लेस देन 10%, तो एलिजिबल है। यस फिर है कर्नाटक बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड हैज बीन वन ऑफ द लीडिंग प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। मतलब जिसको आप अपॉइंट करना चाहते हो वो वन ऑफ द लीडिंग प्रमोटर है, आप ही कंपनी का लीडिंग प्रमोटर है और आप उसको ट्रस्टी अपॉइंट करना चाहते हो। तो ये तो बेसिक पॉइंट है ना कि रिलेटेड पार्टीज जो भी हैं, आपके प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी, ये सब लोग अपॉइंट नहीं किए जा सकते। ठीक है, KMP सब, इवन शायद उनके रिलेटिव्स, उनको भी आप अपॉइंट नहीं कर सकते। तो रिलेटेड पार्टीज या जो आपके पास काम कर रहे हैं, की पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, उनको आप ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर सकते। तो नो, क्लियर है। तो ये इजी था, इजी मतलब 4 में से 3 मार्क्स स्कोर करने लायक ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशंस ऑफ कंपनी। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ये आया अपना बढ़िया क्वेश्चन, इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर है, PIT। आ जाओ, PIT काफी डेटा दिया है, कुछ भी खास काम है ही नहीं। मैं वही कह रहा हूं, दिखावे के केस स्टडीज हैं, डराने के लिए है, कुछ ज्यादा डेटा का एक्चुअली नीचे काम ही नहीं है। क्वेश्चन सब थेरोटिकली पूछे, डायरेक्ट वाले। ठीक है, तो MCL Morgan Care Limited is a public limited company which has its listed shares, equity shares listed on the BSE and NSE. Carlton Price Private Limited CPPL is a part of promoter group of MCL since it is closely held by certain promoters of MCL. However, currently CPPL neither holds any shares in MCL nor has any role in the management of the MCL. ठीक है, the promoter and promoter group of MCL collectively holds 65.44% of the total paid up capital of CPPL as on date. Being a public listed company, MCL has issued code of practice and fair disclosure of UPSI and code of conduct to regulate, monitor, report trading by insiders of MCL in accordance with PIT regulations. CPPL now intends to acquire 50,000 shares constituting 0.06% of the paid up capital of MCL, which is beyond the threshold limit of the board of director. क्योंकि ये बोर्ड की पॉलिसी का रेफरेंस आता है हर जगह। PIT रेगुलेशंस अमेंड हुए थे तो उसमें आपको पता ही है कि हर जगह बोर्ड जितना बताएगा, बोर्ड जितना स्पेसिफाई करेगा, ऐसे ही टर्म्स लिखे हुए हैं। तो इसलिए इन्होंने दे दिया है कि ये बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट है। भले सिर्फ 50,000 शेयर लिए जा रहे हैं और सिर्फ 0.06% होता है, स्टिल भाई वो बोर्ड के लिमिट के बियॉन्ड जा रहा है, नॉट अलाउड बाय द बोर्ड। ठीक है, फॉर ट्रेडिंग बाय द डेजिग्नेटेड पर्संस। इन व्यू ऑफ द अबव फैक्ट्स आंसर द फॉलोइंग। नंबर 1, व्हाट कैटेगरी ऑफ पर्संस आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्री क्लियरेंस फ्रॉम द कॉम्प्लायंस ऑफिसर प्रायर टू द ट्रेडिंग। तो आपने अगर पढ़ा है, ये अगर पढ़ा है तो ही कुछ पल्ले पड़ेगा आपके। तो यहां पे कंसेप्ट चलता है डेजिग्नेटेड पर्संस का, अगर आपने पढ़ा है तो। डेजिग्नेटेड पर्संस को डिफाइन करना पड़ता है कि कौन आपके लिए डेजिग्नेटेड पर्संस में आएगा, फिर उनको सारा जो भी रूल्स रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट और फेयर डिस्क्लोजर है वो उनको फॉलो करना पड़ता है। तो व्हाट कैटेगरी ऑफ पर्संस? डेजिग्नेटेड पर्संस एंड देयर इमीडिएट रिलेटिव्स। एंड देयर, ये शायद बाद में ऐड हुआ है, पता नहीं, पहले लिखा हुआ है एंड देयर इमीडिएट रिलेटिव। ये कैटेगरी के पर्संस को प्री क्लियरेंस लेना पड़ता है कॉम्प्लायंस ऑफिसर से बिफोर द ट्रेड्स। ठीक है, अब डेजिग्नेटेड पर्सन की कोई लिस्ट नहीं है, ये बोर्ड डिसाइड करेगा कि उनके लिए, उनकी कंपनी के लिए कौन कौन डेजिग्नेटेड पर्सन में आएगा जिनको ये पूरा लॉ फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो आपका सिंपल आंसर है डेजिग्नेटेड पर्सन एंड
their immediate relatives. ये category of persons are required to take the pre-clearance. Will CPPL be required to obtain pre-clearance from the compliance officer from the proposed acquisition? अब ये कैसे बताएंगे हम? एक्चुअली क्या था, पहले आई थिंक पहले पूरी लिस्ट रहती थी कौन कौन डेजिग्नेटेड पर्सन में आएगा. अब लेकिन सब जगह क्या लिखा है, बोर्ड डिसाइड करेगी. मतलब लॉ में लिखा ही नहीं है, तो आप कैसे बताओगे कि सीपीपीएल आएगा नहीं आएगा? कोई ऐसी लिस्ट है ही नहीं. तो आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखना पड़ेगा कि अगर बोर्ड की डेजिग्नेटेड पर्सन की लिस्ट में सीपीपीएल आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा. तो बोर्ड की पॉलिसी या बोर्ड ने जिसको डेजिग्नेट किया है वही लोग आएंगे. ठीक है, तो सीपीपीएल अगर उसमें आता होगा तो आएगा, नहीं आता होगा तो नहीं आएगा. इस टाइप का ही आंसर आपको लिखना पड़ेगा. तो इट डिपेंड्स ऑन द बीओडी पॉलिसी ऑन डेजिग्नेटेड पर्सन कि उन्होंने किसको किसको डेजिग्नेट किया है, उसमें सीपीपीएल का नाम है कि नहीं है. डज द कंप्लायंस ऑफिसर हैव डिस्क्रिशनरी पावर्स टू रिजेक्ट द प्री क्लियरेंस? ठीक है, ये भी आपने अंदर अंदर सारे पॉइंट्स पढ़े होंगे कोड ऑफ कंडक्ट और उसके, तो आपको ख्याल में आएगा कि डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है. मतलब आप अपनी मर्जी से, आपकी इच्छा है या बिना कोई लॉजिकल या पावर, लॉ में कोई पावर ही नहीं है, तो ऐसे सब्जेक्टिव बेसिस पे या डिस्क्रिशनरी बेसिस पे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते. जो जो ग्राउंड्स रेगुलेशंस में है उन्हीं ग्राउंड्स पे आप रिजेक्ट कर सकते हो. तो आंसर है नो, देयर आर नो सच डिस्क्रिशनरी पावर्स, जिसका वो मतलब वो पावर्स को एंजॉय करके अपने हिसाब से करे, ऐसा कोई पावर नहीं है. इज द कंप्लायंस ऑफिसर रिक्वायर्ड टू कंसिडर सर्टेन फैक्टर्स व्हाइल अप्रूविंग और रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन सीकिंग प्री क्लियरेंस? मतलब क्या फैक्टर्स उनको कंसिडर करने चाहिए? तो बेसिकली उनको जजमेंट लेना पड़ता है कि भाई उनके पास यूपीएसआई है कि नहीं. अगर उनको लगता है कि यूपीएसआई है तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, मतलब प्रूफ होना चाहिए. और अगर यूपीएसआई नहीं है उनको लगता है और सामने वाला डिक्लेरेशन भी दे रहा है, डिक्लेरेशन सामने वाले से भी हम डिक्लेरेशन लेते हैं कि उनके हिसाब से उनके पास यूपीएसआई नहीं है. ठीक है, तो डिक्लेरेशन प्लस जजमेंट, ये फैक्टर्स कंसिडर होते हैं बिफोर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द प्री क्लियरेंस. इज देयर एनी प्रोविजन अंडर पीआईटी दैट प्रोवाइड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर? मतलब कंप्लायंस ऑफिसर जो कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, जो भी कंप्लायंस ऑफिसर का रोल है और जो वो काम कर रहा है, क्या उसके ऊपर भी कोई है, कोई उसको देखना, पूछना, टोकना कुछ है? तो यस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दिया गया है कि वो एग्जामिन कर सकते हैं एक्ट्स ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर. ठीक है, तो यस, देयर इज अ प्रोविजन दैट बीओडी हैज अ पावर टू एग्जामिन द एक्ट्स ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर. ठीक है, ये भी वन ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चन होता है. ठीक है, पीआईटी एंड एसएएसटी, ये जो दो केस स्टडीज आती हैं ये हमेशा थोड़ी सी भारी रहती हैं, हैवी रहती हैं. ठीक है, सबको नहीं जमती. आगे बढ़ते हैं. ये हम पढ़ चुके हैं एंटरप्राइज वैल्यू. आगे बढ़ो. ये भी काफ़ी टफ थी मेरे हिसाब से, ऑनेस्टली कहूँ तो काफ़ी बच्चों ने नहीं पढ़ा ये टॉपिक ही. ठीक है, अलग क्वेश्चन है, आ जाओ. है बहुत बेसिक लॉ के हिसाब से, बट पढ़ने में नहीं आता है, काफ़ी थोड़ा नॉट सो इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछ लिया है. मुखर्जी होल्ड्स सर्टन सिक्योरिटीज ऑन 31 मार्च 2022 इशूड इन हिज फेवर अंडर सीआईएस फॉर कंसिडरेशन. ठीक है, प्रॉपर पैसा दे के आपने सिक्योरिटी खरीदी है और आप होल्ड कर रहे हो एज ऑन 31 मार्च 2022. मुखर्जी ट्रांसफर्ड द सेट सिक्योरिटीज इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन 1 month after the date on which income on these securities become due, the transferee lodged the instrument of transfer. यहां ग्रामर है, ये आप नहीं समझ पाए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. फिर से पढ़ता हूं मैं. 1 month after the date on which income become due, जब इनकम उनकी ड्यू हो गई, अक्रू हो गई, उसके 1 महीने बाद क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर लॉन्च हुआ. ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर लॉन्च करने के लिए दिया है कि ड्यू होने के 1 महीने बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर लॉन्च हुआ. ठीक है, डिसाइड इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ सिक्रा. ठीक है, सिक्रा का पॉइंट आता है. वेदर इन द गिवन केस मुखर्जी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एंड रिटेन द इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022. तो यहां गाइडलाइन है और उसमें लिखा हुआ है कुछ जो काफी बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है.
तो उसमें बेसिक लॉ क्या है कि जब भी इनकम ड्यू होगी, अनाउंस होगी, वहां से अगर 15 डेज के अंदर ट्रांसफर लॉज हो जाता है तो ट्रांसफरी इनकम क्लेम कर सकता है। टाइम लिमिट है उसकी, ठीक है। ड्यू के 15 डेज के अंदर ट्रांसफर लॉज हो जाता है तो ट्रांसफरी वो अक्रूड इनकम को क्लेम कर सकता है, ठीक है। बस इतना ही लॉ है इस पे ही क्वेश्चन है। तो यहां लिखा है 1 मंथ ऊपर, मतलब 15 डेज के भी बाद में लॉज हो रहा है, तो ऑब्वियसली मुखर्जी जो ट्रांसफरर है उसी को ये इनकम मिलेगी, ट्रांसफरी क्लेम नहीं कर पाएगा, ठीक है। पहला आंसर एकदम सिंपल है कि बियॉन्ड 15 डेज ये बाद में लॉज हुआ है तो ट्रांसफरी क्लेम नहीं कर पाएगा, मतलब मुखर्जी जो ट्रांसफरर है उसी को ये इनकम मिलेगी, वही इसको रिसीव रिटेन कर सकता है। तो आंसर आएगा यस। फिर है, अब इसको वेरिएट करके पूछा गया है व्हाट वुड बी आंसर इन केस ट्रांसफरी लॉन्च द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर 10 days after the date on which income becomes due। अब ये विद इन 15 डेज हो जाएगा। अब विद इन 15 डेज हो जाएगा तो ट्रांसफरी कैन क्लेम। क्या पूछा है, वुड आंसर, व्हाट वुड बी आंसर, तो आंसर चेंज हो जाएगा। मतलब इस केस में अब मुखर्जी क्लेम नहीं कर सकता, ट्रांसफरी कैन क्लेम, क्योंकि विद इन 15 डेज ट्रांसफर लॉन्च हो चुका है तो ट्रांसफरी क्लेम कर सकता है, ठीक है। काफी आउट ऑफ बॉक्स टफ क्वेश्चन था ये मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। ये भी 8 मार्क्स का है, बट कुछ केस स्टडी टाइप नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस को क्लब करके 8 मार्क का पूछ लिया गया है। क्या है, पढ़ लेते हैं कि कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट क्या है आरएमसी का, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी का कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट बताना है कि वो किसको बनाना ज़रूरी है, कमिटी के मेंबर्स कितने होते हैं, उनकी मीटिंग कितने बार होती है, उनका रोल क्या है, कमिटी का रोल क्या है, उसका चेयरपर्सन कौन बन सकता है। बस ये जो 5 पॉइंट्स हम हर कमिटी के बारे में पढ़ते हैं वही आपको यहाँ लिखना है, खत्म। फिर है एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द एजेंडा आरएनजी लिमिटेड इंटेंड्स टू पास ओआर इन रिलेशन टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन 25। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो लंबा पूरा रेगुलेशन है उसमें एक पॉइंट आता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एसआर पास करना होता है, ओआर से काम नहीं चलेगा। तो वैलिडिटी ऑफ एजेंडा क्या है, नो इट इज नॉट वैलिड, ओआर से आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते, एसआर इन जीएम पास करना मैंडेटरी है। और फिर है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेदर अपॉइंटमेंट ऑफ एक्स एज एन ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर इज वैलिड एट द प्लेस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह पे ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? तो इसमें भी अमेंडमेंट था, काफी पुराना है, मतलब मना कर दिया गया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑल्टरनेट डायरेक्टर आप अपॉइंट नहीं कर सकते। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इतना इंपॉर्टेंस होता है कि वो अगर अवेलेबल नहीं है तो उसके जगह पे कोई दूसरा अपॉइंट नहीं कर सकते। ये ऐसा काम नहीं कि किसी और को आप डेलीगेट कर पाओ, ये डेलीगेटिव वाला काम नहीं है, खुद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ही ये करना होता है, ठीक है। तो ये वैलिड नहीं है, नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सॉरी ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड, ठीक है। तो ये आपका 8 मार्क का क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट में आपको ऐसा आंसर देना है। पहले आरएमसी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूरे कमिटी के रिक्वायरमेंट्स आपको लिखने हैं, फिर ये एक सेपरेट क्वेश्चन है अबाउट द अपॉइंटमेंट, रेजोल्यूशन कौन सा लगता है, और फिर ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं नहीं कर सकते। ऐसे 3 पार्ट्स में ये पूरा आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी हम पढ़ चुके थे। तो ये आपका पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में तो केस स्टडी होती नहीं है, ठीक है, पार्ट 2 में कुछ है ही नहीं। ये रॉन्ग क्वेश्चन था, मैं बता चुका था, ये मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब डायरेक्ट क्वेश्चन ही होते हैं, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। 6A ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। तो केस स्टडीज पार्ट बी में होती नहीं है। तो ये था आपका दिसंबर 23 सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस एसएलसीएम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।